And welcome back after the break. आप देख रहे हैं पहचान, a conversation with me Sidra Iqbal, and we are in conversation with the Chief Operating Officer of Tabba Heart Institute जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब। आपसे गुफ्तगू हो रही थी आपके लिए जो सबसे अहम तरीन पहलू होना चाहिए, यानी आपकी सेहत, उसके हवाले से। और जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हमने कहा कि दीन हो या दुनिया, जब भी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अहमियत या उसकी जो स्ट्रेस करना चाहिए कि कितना अहम है आपकी लाइफ में, तो उसको दिल का रुतबा दिया जाता है। तो आफ्टर ऑल यहाँ बात हो रही है दिल के हवाले से, दिल का मामला है, ज़रा अटेंशन अपनी हमारे साथ ही रखिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ें जिनका हम ख्याल नहीं रखते, और इसी की वजह से ये जो दिल के अमराज हैं, ये अब जिस एज में पहले होते थे उससे ये एज काफ़ी कम होती चली जा रही है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर यंग एज में हार्ट अटैक होता है या कोई इस तरह का आपको कार्डियक अरेस्ट आता है, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसमें कितनी सदाकत है ये जानने की कोशिश करते हैं। इज़ इट ट्रू? देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी मतलब स्पेशली इस यंग एज के केस में या वैसे भी आप अगर हार्ट की प्रॉब्लम आप करें तो फर्स्ट आवर इज़ अ गोल्डन आवर। तो उसमें अगर आप पहुंच पाते हैं अपने फिजिशियन के पास और आपको राइट ट्रीटमेंट जो है वो इस वक्त मिल जाता है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो है वो सर्वाइव हो जाए, जान बच जाए। इसी तरीके से अगर टाइम लॉस हो जाता है तो फिर चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि आपको खुदा न खास्ता कोई इसमें प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। मुशर्रफ साहब, एक ईमेल मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, हमें फॉरवर्ड्स भी आती रहती हैं कि एज यू आइडेंटिफाइड कि वो पहला घंटा काफ़ी सुनहरी घंटा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ़ समवन इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी किस्म की तकलीफ़ या उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और सीने में भी दर्द हो रहा है, एंड ही और शी इज़ ऑल अलोन, अब वो अपने आप को कोई अगर उस वक्त मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, तो किसी ने ईमेल करके, और अक्सर ये फॉरवर्ड हो रहा है कि आपको खांसना चाहिए। जी। अगर आप ज़ोर ज़ोर से कॉफ़ करते हैं, खांसते हैं, तो वो एक तरह से आपके दिल को मसाज कर रही होती है वो मूवमेंट। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है ये, और ये मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया है। अच्छा। हाँ, ये एक्चुअली आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो उस वक्त जो है वो इन्हांस कर देती है, तो वो प्रेशर से जो है वो हार्ट इस काबिल हो जाता है कि वो आपको दोबारा जो है वो पंप करके उसमें जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो कर सके। मैं आपको शेयर करूँगा कि मेरे एक दोस्त के साथ जो है वो ये एक इशू हुआ था रात में, और मुझे क्योंकि मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड था तो उसने फ़ौरन जो है मुझे ही कॉल किया और मैं ही उसके घर सबसे पहले पहुंचा। और उसको जब मैं अपनी गाड़ी में जो है वो व्हील करके जो है वो ला रहा था, तो मैंने उससे यही कहा, मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने उसको ज़ाहिर नहीं किया। उससे मैंने यही कहा कि तुम ज़ोर ज़ोर से जो है वो खांसते रहो, और वो अपनी पूरी कोशिश करके ज़ोर ज़ोर से खांसता रहा, और हम यहाँ पे पहुँच पाए। और आप बिलीव करें कि जितनी देर में उसको वो हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ था, और जब हम उसको कैथ लैब में शिफ्ट कर रहे थे, तो अराउंड कोई तकरीबन 50 मिनट का और 55 मिनट का टोटल ये एपिसोड हुआ है। और हम उसको जो है वो उसको इस काबिल हो पाए कि हमने उसकी एंजियोप्लास्टी जो है वो टाइमली की, और माशाल्लाह अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल फ़ाइन जो है कंडीशन में, कोई उसको किसी किस्म का डैमेज नहीं हुआ। तो ये एक अवेयरनेस थी जिसकी वजह से जो है वो ये मैं इस उस पे हो पाया है कि मैंने उसको जो है एडवाइस की और उसने उसको फॉलो किया, और फिर हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच पाए। मुशर्रफ साहब, थोड़ा हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए बताइएगा कि एंजियोप्लास्टी किस सिचुएशन में बिल्कुल डायर रिक्वायरमेंट बन जाती, क्योंकि लोग इससे घबराते बहुत हैं, उनको डर लगता है। देखें, एंजियोप्लास्टी के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो डेफिनेटली फिजिशियन जो है बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। एक फैक्टर तो एज है। अगर अर्ली एज में आप कार्डियक उसके साथ आते हैं तो ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट जो है वो एंजियोप्लास्टी है। उसके साथ साथ अगर आपकी जो वेसल्स हैं, अगर एक वेसल में ब्लॉकेज है या दो वेसल में ब्लॉकेज है, तो भी कोशिश ये होती है कि एंजियोप्लास्टी से वो ब्लॉकेज को जो है खोल दिया जाए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेसल्स में ब्लॉकेज है तो फिर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता। फिर उसमें इशू ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप जो है वो बाईपास करा के जो है वो उसमें थोड़ी कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। इसके साथ साथ और भी कंडीशंस हैं, अगर आप डिफरेंट और एसोसिएटेड प्रॉब्लम के साथ हैं तो फिर भी कोशिश ये होती है कि आपकी एंजियोप्लास्टी से जो है वो इलाज कर दिया जाए, बाईपास की तरफ ना जाया जाए। क्योंकि बाईपास में जैसा आप जानती हैं कि पूरा आप चेस्ट ओपन करके जो है वो उसमें करना डेफिनेटली काफ़ी लेंदी प्रोसीजर, और
उसमें हर बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है समटाइम एनेस्थीसिया की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बॉडी फेस नहीं कर पा रही होती, तो उसकी वजह से जो है एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट जो है वो रेफ़र किया जाता है। ये मोटी मोटी जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए और ये डिसाइड करे होते हैं। पोस्ट लेकिन सर्जरी जो केयर होती है वो जी। कितनी इंपॉर्टेंट होती है और रिकवरी पीरियड कैसा होता है एक पेशेंट का? देखें, जो सर्जन का काम है इन केस ऑफ बाईपास सर्जरी, सर्जन का काम तो आप कह सकती हैं कि 3 से 3.5 घंटे का जो है वो ऑपरेटिंग रूम का एक नॉर्मल केस में, अगर आप नॉर्मल बाईपास सर्जरी 3 या 4 ग्राफ्ट के साथ आप कर रहे हैं तो 3.5 घंटे जो है वो एक टाइम है, सर्जन का काम जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सारा काम जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो आईसीयू इंटेंसिव केयर जो हमारा है इसमें जो है वो इसके स्टाफ की जो है वो हो जाती है। तो फर्स्ट 24 आवर जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं पेशेंट की रिकवरी में। अगर इस पीरियड में तमाम चीज़ें जो है वो स्मूथली रन कर रही होती हैं, प्रेशर्स मेंटेन हो रहे होते हैं और आपके ड्रेन्स वगैरह जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो हम 24 आवर्स के बाद जो है पेशेंट को वार्ड में या रूम में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये 24 आवर्स वेरी वेरी क्रिटिकल, इसमें जो हमने यहाँ पे जो अपना स्टैंडर्ड हमारा हमने मेंटेन किया हुआ है वो एक पेशेंट पे एटलीस्ट 2 नर्सेज जो है वो आईसीयू में उसकी टेक केयर कर रही होती हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली जो केयर के लिए अप्लाई होते हैं वो सब अप्लाई करें और पेशेंट जो है वो 24 आवर्स में जो है वो आईसीयू से शिफ्ट हो जाए। इसमें जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है उसका बहुत बड़ा रोल है कि देखें, एक पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो वो एक नॉर्मल पेशेंट, आप एक पेशेंट हो सकता है और एक आप उसको एक अपना कोई फैमिली मेम्बर उसको भी ट्रीट करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे होते हैं अपने स्टाफ को, हमारा मोटो है कि फ्रेंडली केयरिंग पीपल। हम बिल्कुल उनके साथ इस तरीके से जो है बिहेव करने की कोशिश करते हैं जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो जब ये आपके माइंड में ये चीज़ आती है, आप ये फील कर रहे होते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर को ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर वो टच ही दूसरा उसमें हो जाता है कि ट्रीटमेंट का या उनके केयर का। तो थोड़ा ये बताइएगा कि जो आने वाले 7 फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका आप किस तरह का एटीट्यूड देखते हैं, अब उनमें क्या लेवल ऑफ अवेयरनेस है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको ये शिकायत आती है कि जी गुस्से की हालत में या बहुत ज़्यादा वो एजिटेट जब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं तो दे एक्ट इन अ वियर्ड वे। तो जहाँ आप पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स का आपने क्या रवैया बदलते हुए देखा पाकिस्तान में? देखें, यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा अपना मोटो ये है कि फ्रेंडली केयरिंग पीपल। हमें पता है कि यहाँ पे जब पेशेंट या अटेंडेंट आ रहे हैं वो कोई इस कंडीशन में नहीं आ रहे हैं कि जी खुशी से आ रहे हों या वो हों, डेफिनेटली बहुत टेंस होते हैं। और किसी भी अगर हमारे फैमिली मेम्बर का खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की सिचुएशन में वो आ जाए तो तमाम फैमिली मेम्बर्स जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि किसी तरीके से पेशेंट को तो हम काउंसल कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनके इमीडिएट अटेंडेंट और फैमिली मेम्बर्स को भी जो है वो हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम कंसल्टेंट से उनकी एक पूरी जो है वो ब्रीफिंग जो है वो करवाते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो है वो हैं, किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे और क्या रिस्क एलिमेंट हैं और किस तरीके से हम इसको जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैमिली सिचुएशन एज वेल कि किस किस्म का घर है, अगर 2 मंजिला घर है तो कहाँ कौन रह रहा है, हु विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट जब आपके पास से वो इसमें मैं आपके प्रोग्राम का बेनिफिट लेते हुए 1-2 चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फेस करनी पड़ती हैं वो ज़रूर इसमें शेयर करूँगा। मे भी हो सकता है कि इस हवाले से कोई हमें उसमें बेनिफिट हो जाए। देखें, इमीडिएट फैमिली मेम्बर तो वाकई वरीड होते हैं, वो कंसर्न होते हैं उनसे, लेकिन हमने यह ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि कोई 50-50 के करीब लोग एक पेशेंट के साथ जो है वो आ जाते हैं। और उसमें होता ये है कि अगर मेरे घर में 2 मेरे भाई मैरिड हैं तो वो उनके 2 ससुराली, 4 मेरी बहनें मैरिड हैं तो उनके ससुराली सारे जो है हाज़िरी लगानी होती है, वो एलिमेंट जो है वो यहाँ पे बहुत होता है कि वो हाज़िरी लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से कोई तकरीबन 20-25 के करीब एक्स्ट्रा लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल प्रीमिसेस में मौजूद होते हैं और जो सम टाइम हमने देखा है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। हमारा जो कैफेटेरिया जो एक यहाँ पे हमने स्टाफ के लिए और अपने अटेंडेंट के लिए बनाया है, वो वहाँ पे जाके फुल उसमें जो है वो एक तरह से सम सॉर्ट ऑफ पिकनिक का माहौल जो है वो बना होता है। और जो लोग रियली कंसर्न होते हैं, जो जिनका पेशेंट होता है, वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं और ये लोग सिर्फ एक अटेंडेंस पर्पज़ के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से अपील करूँगा कि इस जो ये फिनोमेना है इसको जो है वो
चेंज होना curtail करने चाहिए, की इसको कोशिश है। तब्दील करने की कोशिश देखिए करनी जहाँ हम चाहिए। कहते हैं कि एक क्लोज निट कम्युनिटी के, एक ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप के, जॉइंट फैमिली सेटअप के बेनिफिट्स है, वहीं उसके कुछ नुकसानात भी हैं और बदलते वक्त के साथ साथ हमें अपने अंदर भी मस्बत तब्दीली लानी चाहिए। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली राइट इन पॉइंटिंग आउट, हम आपको मुख्तलिफ जब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, ये अभी भी हमारा फ्रेमवर्क आफ्टर 65 ईयर्स काफ़ी फ्रेल है, इसमें मज़ीद बेहतरी की और इसकी एक्सपेंशन की गुंजाइश बाकी है। अल्लाह करे वो वक्त आए कि अगर हमारे साथ 20-25 अटेंडेंट्स भी हों तो हम उनको अपने साथ ले जा सके, बट इंटरनेशनली भी, वर्ल्ड ओवर भी आपके साथ 1 या 2 अटेंडेंट्स होते एक्चुअली हैं, क्लोजेस्ट पेशेंट के फैमिली लिए भी मेंबर्स ये होते बहुत हैं। बेहतर होता है कि वो इतनी एक बड़ी सर्जरी से या एक इतने बड़े प्रोसीजर से जो है वो गुजरा है और उसके बाद अभी वो रेस्ट करने की पोजीशन में, और हर कोई आके उससे पूछे कि जी अब कैसी तबीयत है आपकी, और वो एक रिलैक्स मोड में हो और आप आके फिर उसको जो है वो पूछें कि आप कैसी तबीयत है आपकी या क्या हुआ था क्या है, तो वो जो एक रिकवरी जो फिर फास्ट होनी चाहिए वो उसमें थोड़ा सा जो है वो इफ़ेक्ट आता है। और मुशर्रफ वो साहब, आप ही की बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ये मैसेज लोगों को देंगे कि थोड़ा सा ख्याल करें, और दिल का मामला है तो जाहिर सी बात है आपको ख्याल करना भी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।